नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। सुप्रभात शैला। यकीनन नई उम्मीदें, नए सपने और हफ्ते की शुरुआत की हम बात करें तो किस तरह से आज हर सुबह आपके लिए लेकर आती है ढेरों अवसर और ढेरों खबरें अगले एक घंटे में होने वाली हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स, किस तरह से व्यापार के मोर्चे पर आज जो हम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो किस तरह से भारत की जो पहुंच है वो बढ़ रही है, उस पर बात करेंगे। साथ ही फ्रेश रिपोर्ट्स की बात करेंगे, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक नजर आएगी और फीफा का रोमांच जो लगातार बढ़ता जा रहा है अपने निर्णायक मोड़ पर जा पहुंचा है। कल एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ फ्रांस के लिए, उस पर भी बात करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% सामानों पर शुल्क शून्य। दोनों देशों के बीच लागू हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। निर्यात, निवेश और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद। एसआईटी आज यूपी सरकार को सौंप सकती है विस्तृत रिपोर्ट। अमेरिका की खुली धमकी, डील नहीं हुई तो बर्बाद होंगे ईरान के ऊर्जा से जुड़े ठिकाने। ईरान का किसी भी तरह की बातचीत से इनकार, तेल के दाम में लगी आग। फीफा वर्ल्ड कप में फिर टूटा एम्बाप्पे का सपना। फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंचा स्पेन। आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में होगी अर्जेंटीना इंग्लैंड की भिड़ंत। T20 की हार का मैन इन ब्लू ने लिया बदला। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता पहला वनडे। शुभमन गिल की शानदार पारी की बदौलत मिली जीत। भारत ब्रिटेन के बीच आज से सीईटीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि भारतीय कंपनियां अपना सामान ब्रिटेन में बिना किसी बहुत कम आयात शुल्क के बेच सकेंगी या फिर बिना किसी शुल्क के बेच सकेंगी। तो क्या कुछ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी जो है पूरी तरह से फ्री होगी और साथ साथ व्यापार की बाधाएं कम हो जाएंगी। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। तो सेटा की जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापार की बाधाएं इसमें लगातार कम होती हुई नजर आएंगी और अधिकतर जो व्यापार होगा वो निःशुल्क होता हुआ नजर आएगा। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार खुलता हुआ नजर आएगा और एमएसएमई स्टार्टअप को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। महिला उद्यमों के लिए नए अवसर यहां पर खुलेंगे। जब आपको मिलेगा एक इतना बड़ा बाजार तो वहीं युवाओं के लिए भी बढ़ेंगे रोजगार के मौके। जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा निर्यात होगा तो ऐसे में रोजगार के मौके भी और सृजन होंगे। ब्रिटिश कंपनियों को टेंडर का मौका भी अब मिलेगा। तो वहीं हरित ऊर्जा में बढ़ेगा निवेश। सीटा की बड़ी बातें, मुख्य बातों में हरित ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। कैसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अब निवेश बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये आज हम देखेंगे। भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता है ये। इन दिनों में भारत ने कई देशों के साथ बेहद विस्तृत व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन इसको अपने आप में एक बेहद प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यापार समझौता माना जा रहा है। व्यापार और निवेश को मिलेगा बूस्ट। तो 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बाधाएं जो हैं व्यापार की दो देशों के बीच
वो यहाँ पर कम होती नजर आएंगी। तो अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो बयान जो कि उन्होंने 12 जुलाई को दिया था और बताया था कि किस प्रकार से भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते से काफी कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ फायदे हैं जो कि भारत को होने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह कि इस डील से ब्रिटेन में कार्यरत जो भारतीय हैं उनको बड़े फायदे होंगे। भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। अब हमने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया है जिससे 5 साल तक जो भी भारतीय वहां पे सेवा करने जाएगा सर्विसेज सेक्टर में या जॉब करने, उनकी तनख्वाह का 25% जो पहले वहां की सरकार ले जाती थी अब वो भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेंगे। वो उन्हीं का पैसा होगा, उस पे उनको 8.25% ब्याज मिलता है टैक्स फ्री, और साथ ही साथ उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो भारत यूके में इस समझौते का कवरेज एरिया क्या है, आइए वो समझते हैं। अगर हम बात करें आयात शुल्क में तो उसमें बड़ी कटौती और कहीं ना कहीं समाप्ति भी नजर आ रही है। तो वहीं डिजिटल व्यापार को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यापार में फायदा होगा। सरकारी खरीद एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा जब ज्यादा निर्यात होगा, और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे? आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स उभर कर आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक प्रोत्साहन मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। बिल्कुल, निवेश और बौद्धिक संपदा का संरक्षण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ साथ श्रम और पर्यावरण मानक के लिहाज से देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण व्यापार को एक नई उड़ान मिलती भी नजर आएगी। सेवा क्षेत्र में आसान पहुंच बनाएगा ये समझौता। भारत यूके कवरेज एरिया, जिस प्रकार से भारत यूके सेटा लागू और उस हिसाब से क्या कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा भारत और ब्रिटेन सेटा से, भारत के किन उद्योगों को बड़ा फायदा होगा ये भी आपको बता देते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए या फिर टेक्सटाइल्स की बात की जाए, फुटवेयर, कालीन उद्योग, तमाम ऐसे उद्योग हैं जिनमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो प्रोसेस्ड फूड, अनाज, फल और दालें, सब्जियां, मसाले, समुद्री जो उत्पाद होते हैं, मछली, मांस और प्रोसेस्ड फूड, तमाम क्षेत्रों में आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। किस प्रकार से भारत और ब्रिटेन दोनों को ही इन उद्योगों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरामिक और ग्लास, सीमेंट और स्टोन उत्पादों को भी यहाँ पर एक प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय खाने की, खासतौर पर मरीन उत्पादों की, भारतीय टेक्सटाइल यानी कि भारतीय वस्त्रों और परिधानों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है। तो ऐसे में जब ड्यूटी घटेगी तो ब्रिटेन में भी इन उत्पादों का बहुत ज़्यादा एक बड़ा बाजार है जिसकी तक पहुंच भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, भारत और ब्रिटेन दोनों को ही सेटा से फायदा होता हुआ नजर आएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा समझौता। 99% भारतीय निर्यात जो है वो ड्यूटी फ्री होता हुआ नजर आएगा। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। अजय, किस प्रकार से भारत के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण आज से ये लागू हो रहा है? तो चला, आज रात से ये समझौता लागू हो चुका है और अब तक का ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है। आप समझें कि आज रात से ही भारत से जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, अगर वो ब्रिटेन को दी जाती हैं तो उन पर 0 शुल्क लगेगा। कुछ चीजों का अगर आप हटा दें तो लगभग 99% यहाँ से जितनी भी चीजें जाएंगी वो उन सब पे जो ड्यूटी है वो 0 हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और विकसित देश, आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 5वें पायदान पे हम उनको पीछे कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। लेकिन ये जो समझौता है शैला, वो केवल गुड्स तक सीमित नहीं है, इसके फायदे सर्विसेज तक जाते हैं और सर्विसेज में देश की 155 सेवाओं में से 137 सेवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो 97% फूड प्रोसेसिंग आइटम जो भारत से यूके जाएंगे वो पूरी तरह से 0 ड्यूटी पर जाएंगे। यानी अब ब्रिटेन के लिए एक सस्ता विकल्प होगा, दूसरे देशों से नहीं बल्कि वो भारत की
मसालों की खुशबू अपने यहाँ महसूस कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जो भारत सरकार ने यह फैसला किया है उसमें अपने जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सबका ख्याल रखा है। किसी भी सेक्टर पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, हमारे देश में निवेश आएगा, हमारे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा देश के एमएसएमई सेक्टर को होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। बिल्कुल। और अजय, यहाँ पर इसका एक बहुत ही अहम पहलू है इस समझौते का, जो सर्विस सेक्टर है, जो भारतीय कामगार वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिला है जो लागू हुआ है, उसको थोड़ा सा समझाइए आम भाषा में। तो ये जो ये समझौता हुआ है वो बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। जो डीसीसी, जो डबल कन्वेंशन सेंटर होता है, क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं ब्रिटेन में तो आपको भारत में भी सोशल सिक्योरिटी के तहत अपना 17-18% पीएफ काटना पड़ता है, और जब आप ब्रिटेन में जाते हैं तो ब्रिटेन में भी आपको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ हिस्सा वहां पर रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब डबल कन्वेंशन ट्रीटी हो गया कि आपने भारत में पीएफ का पैसा काट लिया और जाकर के आप यूके में सेवाएं देना है तो आपको यूके सरकार को पैसा नहीं देना होगा। 75,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और $600 मिलियन की हर साल बचत होगी। जया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इससे क्या होगा कि इसका दायरा और बढ़ेगा और ज्यादा कंपनियां प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि उनको केवल एक ही देश में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यूके में नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से हमने 2030 तक $1 ट्रिलियन के सर्विसेज के एक्सपोर्ट का लक्ष्य बनाया है, $1 ट्रिलियन के गुड्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य बनाया है, ये जो एफटीए है भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से हमने 9 एफटीए किए हैं उसमें ये यूके है, ये हमारे भारत के उत्पादों को, भारत की सेवाओं को और भारत के प्रोफेशनल्स तीनों को बड़ा बाजार देगा। बिल्कुल। और अगर अजय महिला सशक्तिकरण के लिहाज से देखा जाए, युवाओं को नए रोजगार के लिहाज से देखा जाए, हम जानते हैं कि भारत जो है स्टार्टअप का हब बनता जा रहा है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? तो अगर आप लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को देखें तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा तो यहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर पे होगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। अगर आप आगे जाते हुए देखें तो लेदर इंडस्ट्री, जो कि अनदर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसको फायदा मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड, जिसमें बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं काम करती हैं, भले ही वो इंटीग्रेटेड बड़े चेन का हिस्सा ना हो, लेकिन उनके जो उत्पाद हैं वो बड़े बाजार तक पहुंच पाएंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। और जया और शैला, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समझौता हुआ है ये ब्रिटेन को भी एक मौका देगा भारत को ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेशन करने का, यानी भारत को ब्रिटेन के जरिए जो दूसरे बाजार हैं उन तक भी पहुंच आपको आती हुई दिखाई देगी। तो हम जो ब्रिटेन से आयात कर रहे हैं वो सस्ता होगा, जो हम ब्रिटेन को निर्यात कर रहे हैं वो सस्ता होगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसलिए हमारे ज्यादा एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ज्यादा माल बिकेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त विन विन सिचुएशन है। और हमने कृषि को प्रोटेक्शन दिया, डेयरी को प्रोटेक्शन दिया, हमारे एमएसएमई को प्रोटेक्शन दिया। हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, करीब करीब 60 लाख गाड़ियां हर वर्ष हम लोग रजिस्टर करते हैं, उसमें केवल 23,000 का कोटा दिया गया है ब्रिटिश कंपनियों को। तो 23,000 का कोटा, उसमें ईवी को कोटा फिलहाल 5 साल नहीं है, बाद में जाते हुए 5 साल के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कोटा दिया जाएगा। और कुल मिलाकर के 23,000 गाड़ियों से ज्यादा ब्रिटेन यहाँ भेज नहीं सकता। लेकिन भारत की अगर गाड़ी जाएगी तो 100% वहां पर शुल्क मुक्त कर दिया गया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी हमने कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन किया, और एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी संभावना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक महिला हैं और आप किशमिश का कारोबार करना चाहती हैं तो उसमें करीब करीब 97% पोटेंशियल है कि आप अपने किशमिश को ब्रिटेन में भेज सकती हैं और वहां से पैसे कमा सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारा कृषि सेक्टर है, जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी इससे यहाँ पर उनको सेफगार्ड किया गया है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। वो किस तरह से मुमकिन हुआ? कैसे भारत जो खासकर जो छोटे उद्योग हैं उनको इस बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना ना करना पड़े, किस तरह से जो विदेशी सस्ती उत्पाद हैं वो भारतीय बाजार को उतना क्राउड अप ना करे, इसका कैसे ध्यान दिया है भारत ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम ये सीटा नेगोशिएट कर रहे थे तो सबसे ज्यादा 1 साल से का वक्त जो लगा जया, वो इसी बात में लगा कि कैसे हम अपने संवेदनशील क्षेत्रों को बचाएं। तो मिसाल के तौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। कुछ भी यूके या फिर यूएस या किसी भी देश से हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मंगाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, और इसलिए हम अपने जो डेयरी जो किसान भाई बहन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, करीब करीब 70% हमने जो टैरिफ्स हैं उनको ड्यूटी फ्री किया है। लेकिन हमारे
जो फूड प्रोसेस फूड है उसको 100% वहां पर एक्सेस मिली है। तो इस तरह से हमने देखा, और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हम एमएसएमईज में रोजगार पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, हमें लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स का ख्याल रखना है, और इन सारी बातों को देख करके जब नेगोशिएशन किए जाते हैं तब आपको मिलती है एक डील, और एक ऐसी डील जो कि जी। सिर्फ ट्रेड पर सीमित नहीं रहती है, या आपके निवेश को बढ़ाती है, या आपके पेशेवर जो प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं भारत में उनकी पहुंच को बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात कि भारत की साख को मजबूत करती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर, और एक बेहतर विकल्प के तौर पर, जो पूरी दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है कि भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है इस आज के उथल बिल्कुल पुथल के माहौल। बिल्कुल, भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ अजय। आप अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, और ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की है, और कई मुद्दों पर व्यापक सहमति भी बनती हुई इस दौरान नजर आई है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 और 26 में $771 मिलियन से अधिक का था। वर्ष 2024 और 25 की बात करें तो $679 मिलियन था ये। इसमें 13.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तावित समझौते से बाजार पहुंच बढ़ाकर, निवेश को सुगम बनाकर, अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर और दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है। तो भारत मालदीव एफटीए वार्ता का पहला दौर सफल हुआ है। अजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आज जब मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संकट है, सप्लाई चेन्स प्रभावित हो रही हैं, ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ी उपलब्धि जहाँ पर भारत और मालदीव के बीच भी जो व्यापार समझौता है उसकी पहला दौर जो है वो सफलतापूर्वक हुआ है। किस तरह से देखते हैं आज जब हम अपने बाजारों को डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, तो ऐसे में भारत भी एक बहुत बड़ा बाजार है जिस पर नजरें यहाँ पर पूरे विश्व के विभिन्न देशों की है। किस तरह से अगर भारत मालदीव के संबंधों की बात करें तो क्या कुछ उम्मीद नजर आती है यहाँ पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये जो पहला राउंड है उसको कंप्लीट किया गया है। 8 राउंड होने हैं, टेक्निकल राउंड, और इसमें बहुत सारे जो एरियाज हैं उनको कवर किया गया है। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखी गई है। जो मालदीव और भारत दोनों ने ये कहा है जो टैरिफ्स हैं बहुत सारे ट्रेडेड गुड्स पर, उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा। मार्केट एक्सेस हमारे बिजनेस को मालदीव्स में मिलेगा, और जानते हैं कि मालदीव्स में जो पाम ऑयल है वो एक बड़ी मात्रा में वहां से हम आयात करते हैं, तो वहां से जो आयातित पाम ऑयल है शायद उस पर ड्यूटी में कमी देखने को मिल सकती है। तो लेकिन जब भी हम कोई भी समझौता करते हैं जया शैला, तो इस वक्त हम केवल ट्रेड पर भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि भारत में निवेश आए। तो हो सकता है कि आपको निवेश को लेकर के जो मोबिलिटी है, यहाँ से लोग बाहर जाएं और बाहर से लोग यहाँ पर आए, प्रोफेशनल्स आए, उसको लेकर के समझौता होता है। हमारे सर्विसेज को एक प्रोत्साहन मिले, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डील करते हैं। अब हम वो पुरानी बात होगी कि हम केवल ट्रेड और उसके बाद हम वर्षों प्रतीक्षा करें सर्विसेज की। आप देखिए, अभी मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड के साथ हमने कोई ट्रेड डील नहीं की, हमने सीधे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील किया। हमने कहा भाई हम निवेश चाहते हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया $20 बिलियन का। हमने कहा कि हम सर्विसेज को चाहते हैं, उन्होंने 118 सर्विसेज को अलाउ कर दिया अपने देश में। तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील पर बात करें। मालदीव के साथ भी इसी चीज की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रेड है करीब 13-13.5% बढ़ा है भारत और मालदीव के बीच में, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। और जो हमारा पोटेंशियल है भारत का, वाकई अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से देखें तो 2-3% का जो शेयर हम रखते हैं, शायद हम उसके लायक नहीं है। हमारी हिस्सेदारी 20 से 25% हुआ करती थी आज से कई वर्षों पहले, और शायद हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के लक्ष्य में हमारे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना और यहाँ के एक्सपोर्टर्स में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करना, अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इन सारी बातों का ख्याल रख के हमने हाल ही में 9 बड़े विकसित देशों के साथ एफटीएस किए हैं, जिसका असर आपको अगले 2-3 वर्षों में निवेश के रूप में और एम्प्लॉयमेंट के रूप में और बढ़ते हुए एक्सपोर्ट के रूप में स्पष्ट रूप पर दिखाई देगा। बिल्कुल, और भारत और मालदीव के बीच भी निवेश संबंधों को एक नई दिशा मिलते हुए नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं फीफा फीवर की। जी हाँ, स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रांस की टीम और उसके स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे इस मुकाबले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और इस शानदार जीत के बाद AT&T स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। बहुत कम लोगों ने इस सेमीफाइनल के ऐसे एक तरफा होने की उम्मीद की थी। स्पेन ने पूरे मुकाबले में फ्रांस पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और उसे वैसा समय और खुली जगह नहीं दी जिसका उसने पूरे टूर्नामेंट में फायदा उठाया था। स्पेन की आक्रामक अटैक, अनुशासित रक्षा पंक्ति और सटीक पासिंग के सामने किलियन एम्बाप्पे भी पूरी तरह बेअसर नजर आए और मुकाबला एक तरफा हो गया। स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने 22वें मिनट में पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया। स्पेन ने यह मुकाबला 2-0 से जीतकर 2010 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। स्पेन का एक्चुअली जो डिफेंस है, पूरा बार्सिलोना का जो कोर है, वो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है, दैट हेल्प देम अ लॉट टू बिल्ड अप एंड देम स्कोर अ गोल एज वेल। सो इसका जो बार्सिलोना का कोर है, दैट विल हेल्प देम आल्सो टू गो टू द फाइनल्स एंड एज वेल एज लेट्स होप फॉर अ विन एज वेल। स्पेन की जीत के साथ ही AT&T स्टेडियम के बाहर स्पेनिश प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समर्थकों ने इस ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। अब स्पेन 16 साल बाद एक बार फिर विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। फाइनल में उसका सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में न सिर्फ एक बड़ी जीत दर्ज की है, बल्कि अपने इरादों का भी एक दमदार ऐलान कर दिया है। अब विश्व कप जीत से स्पेन सिर्फ एक कदम दूर है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, आर्लिंगटन, टेक्सास। तो जबरदस्त उत्साह और स्पेन की शानदार जीत के बाद AT&T स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मुकाबले को देखने के लिए भारत से भी कई फुटबॉल प्रशंसक अर्लिंगटन पहुंचे थे। संवाददाता अभिषेक महाजन ने मैच के बाद उनसे की खास बातचीत। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, कुछ इंडियन फैंस हैं जो स्पेन को भी सपोर्ट कर रहे थे, कुछ फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। आप क्या कहना चाहोगे? कमाल का गेम देखने को मिला, लेकिन कहाँ चूक हो गई फ्रांस से? बहुत ज़्यादा अच्छा गेम था। स्पेन ने बहुत अच्छा ज़्यादा खेला, बट मैं फ्रांस का फ़ैन हूँ तो ऑफ कोर्स आज मुझे ऐसा लगा कि स्पेन का डिफेंड एंड अटैक मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट था, बहुत ही ज़्यादा दे आर डोमिनेटिंग द गेम। मैच देखने में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। पहला मैच था आपका वर्ल्ड कप का। नहीं, फ्रांस हार गया, लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट है, खेला अच्छा हुआ। तो खेलना बहुत मैं आप
सोचना है या अच्छा गेम होना अच्छा जरूरी है। गो चलिए, कुछ और फैंस भी हमारे साथ हैं। आपने भी फ्रांस की जर्सी पहनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई फ्रांस से? आई थिंक फ्रांस स्पेन का एक्चुअली डिफेंस ज़्यादा अच्छा था और फर्स्ट हाफ में स्पेन इतना अच्छा डिफेंस किया कि फ्रांस ज़्यादा पुश कर रहा था, तो आई फील कि वहाँ पे फ्रांस का थोड़ा चूक हो गया आज। पेनल्टी भी मिल गई। पेनल्टी तो मिली गई, वो तो अलग बात है, वो पेनल्टी मिलने के बाद ही थोड़ा उनका गेम थोड़ा अलग हो गया। लेकिन सब फ्रांस को फेवरेट कह रहे थे। हम तिकड़ी की बात कर रहे थे, ट्रायो की, कि हम डेम्बेले की बात करें, ओलिसे की बात करें, एम्बापे की बात करें, लेकिन ट्राई ज़रूर किया। एम्बापे ने 1-2 गोल ज़रूर हो सकते थे, लेकिन जो स्पेन ने खेल दिखाया उसकी शायद उम्मीद बहुत लोग नहीं कर रहे थे। स्पेन का एक्चुअली जो डिफेंस है, पूरा बार्सिलोना का जो कोर है, वो बार्सिलोना का जो बिल्डअप है, दैट हेल्प देम अ लॉट टू बिल्ड अप एंड देम स्कोर अ गोल एज वेल। सो इसका जो बार्सिलोना का कोर है, दैट विल हेल्प देम ऑल्सो टू गो टू द फाइनल्स एंड एज वेल एज लेट्स होप फॉर अ विन एज वेल। चलिए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में अर्जेंटीना सामने हो या इंग्लैंड सामने हो, लेकिन स्पेन फाइनल जीतने जा रही है? फॉर मी आई एम अ हार्डकोर अर्जेंटीना फैन, बट फॉर टुडे I am a Spain fan, but in the final, if Argentina goes, I am Argentina fan. ओके, चलिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैच आपने देखा, फ्रांस की जर्सी आपने भी पहनी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि फ्रांस हारी, दुख हुआ? नहीं, फ्रांस हारे दुख तो हुआ ही है, बट स्पेन खेला बहुत अच्छा ही किया है। जो आदमी अनएक्सपेक्टेड था, उनका डिफेंडर बहुत अच्छा ही हुआ है, और जो अच्छा खेला वो जीता, यही मेरा। चलिए, आपकी टीम तो यहाँ पर जीत गई। फाइनल में अब कौन सी टीम आप चाहते हो, अर्जेंटीना या इंग्लैंड? फाइनल में इंग्लैंड। या इंग्लैंड इंग्लैंड मैं चाहती हूँ, विनर होना चाहिए, थोड़ा नया विनर होना चाहिए। हाँ चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भारत से आए हैं फीफा वर्ल्ड कप का आनंद उठाने के लिए, और कुछ स्पेन के फैंस हैं, कुछ फ्रांस के फैंस हैं, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल हो और उसमें स्पेन जीते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, आर्लिंगटन, टेक्सास। वहीं आज देर रात फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 24 साल बाद आमने सामने होंगे। मुकाबले में सबकी नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन पर रहेंगी। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में दूसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन अब तक 6 गोल कर चुके हैं। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 2 महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की 2 सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड, जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं।
आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई है, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना, अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। तो आइए सीधे रुक कर लेते हैं टेक्सास का। अभिषेक महाजन हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल यही कि जो कल बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रांस यहां मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से स्पेन ने उसको रौंदा, क्या कुछ निकल कर आया? क्या कहां कमी रह गई यहां पर फ्रांस से? बिल्कुल जया, अगर हम पूरा मुकाबला देखें तो शुरुआत में जो 20 मिनट हम कह सकते हैं कि अच्छा रोमांच देखने को मिल रहा था। मैच किसी भी तरफ रुख होता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जो स्पेन को पेनल्टी मिली उससे मुकाबला हम कह सकते हैं कि काफ़ी बदल गया। 22वें मिनट में पेनल्टी मिली, स्पेन को गोल किया और जबाल ने उनका 5वां गोल था। उसके बाद गेम बदल गया। जो कॉन्फिडेंस था वो स्पेन की तरफ दिखाई दे रहा था और फ्रांस के कंधे वहाँ से झुकते दिखाई दे रहे थे। और लेकिन हाफ टाइम के बाद जब 58वें मिनट में जब पेड्रो ने गोल किया, पेड्रो पोरो ने, उसके बाद ये लग रहा था कि अब फ्रांस की वापसी होना काफ़ी मुश्किल है। एम्बापे की हम बात कर रहे थे, डेम्बेले जो बैलन ड'ओर विनर है उनकी हम बात कर रहे थे, ओलिसे की हम बात कर रहे थे कि ये जो तिकड़ी है स्पेन के लिए वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन स्पेन के पास अच्छी खासी रणनीति थी। शुरुआत से ही उन्होंने डिफेंस को है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखा और दूसरी तरफ से अटैक भी किया। पेनल्टी मिल गई, जैसा मैंने कहा कि उससे कॉन्फिडेंस, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए और उसके बाद किस्मत भी स्पेन के साथ थी कि 2-3 मौके ज़रूर मिले फ्रांस को। किलियन एम्बापे अटैक करने ज़रूर गए थे, काउंटर अटैक करने, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए, वो नेट नहीं हो पाया। लेकिन कमाल की जीत है ये स्पेन की। किसी ने सोचा नहीं था कि ये स्कोर लाइन होगी, किसी ने सोचा नहीं था कि इतने ऑफ कलर नज़र आएंगे। फ्रांस के खिलाड़ी पूरी तरह से डोमिनेट किया स्पेन ने पूरे मुकाबले में और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि फ्रांस गोल कर सकता है। फ्रांस डोमिनेट कर रहा है पूरे मुकाबले में और पूरे टूर्नामेंट में आप देखें जया, कोई भी नहीं कह रहा था कि स्पेन ये मुकाबला जीतेगा। 60-40 का एनालिस्ट भी कह रहे थे कि 60% फ्रांस जीतेगी और 40% जो झुकाव है वो स्पेन की तरफ है। लेकिन सबको गलत प्रूव कर दिया स्पेन ने और अब सबके सामने है 2010 में वो टूर्नामेंट जीते थे, विश्व कप जीते थे और हो सकता है 16 साल बाद एक बार फिर से वो विश्व कप जीतते नजर आए। वहीं एक और रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है फुटबॉल विश्व कप में। 24 साल के बाद अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होने जा रहे हैं। महामुकाबले से पहले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बिल्कुल शैला, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का बड़ा मुकाबला होने वाला है। राइवलरी है, पुराने राइवल्स हैं। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, वैसे ही राइवलरी है अर्जेंटीना और इंग्लैंड की। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस है और जिस तरह से अर्जेंटीना ने खेल दिखाया है नॉकआउट मैचेस में और अपना ए गेम नहीं दिखाया है
सब एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं, सब एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे हैं कि अर्जेंटीना अभी तक अपना बेस्ट खेल नहीं दिखा पाई है। केप वर्डे के खिलाफ अगर हम बात करें, इजिप्ट के खिलाफ उन्होंने 79वें मिनट में पहला गोल किया 3-2 से, हालांकि वो जीत दर्ज की। स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी एक्स्ट्रा टाइम में मुकाबला गया। तो मैच जो 3 मैचेस खेले हैं अर्जेंटीना ने, वो किसी भी तरफ जा सकते थे। धड़कनें अर्जेंटीना ने ज़रूर बढ़ाई, लेकिन अब वो सेमीफाइनल में है। ये देखना होगा कि किस तरह का वो खेल दिखाते हैं। लेकिन मेसी की एक ख़ास बात यह है कि कप्तान है अर्जेंटीना टीम के, उनको टीम को एकजुट करना आता है। बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं और उनको जीतना आता है कि कैसे बड़े मुकाबले जीते जाते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ उनका ये अपर हैंड हम कह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह का खेल दिखाया है 1966 में, जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि 1966 में वो वर्ल्ड कप जीते थे, बड़ा मौका है उनके लिए भी। कांटे की टक्कर हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। जूड बेलिंगम और हैरी केन पर नज़रें होंगी इंग्लैंड की टीम से, और साफ तौर पे जूड बेलिंगम और दूसरी तरफ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इन दोनों खिलाड़ियों पर खास नज़रें होंगी। और जो खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा वो उसकी टीम आगे बढ़ेगी। स्पेन के खिलाफ वो संडे को फाइनल खेलेगी 19 जुलाई को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन मेसी मैजिक पर आगे बढ़ती भी नजर आएगी अर्जेंटीना, और पहली बार है कि मेसी अपने पूरे करियर में इंग्लैंड के समक्ष खेलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही हाई ऑक्टेन ये मैच होने वाला है, जिस पर नजरें निगाहें हैं पूरे विश्व की फुटबॉल फैंस की। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में अब बात एक दिन एक उत्सव की। और आइए मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित ऐतिहासिक श्री जुगल किशोर सरकार धाम इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवत कथा, श्री भक्तमाल कथा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव और संत समागम से जुड़ा ये आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पन्ना की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का विराट उत्सव बन चुका है। देखिए आस्था और आध्यात्म से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। कलशों से सजी श्रद्धा की पंक्तियां, भजन कीर्तन की मधुर धुन और जय श्री राधे कृष्ण के उद्घोष। जुगल किशोर सरकार महोत्सव का वातावरण कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। पन्ना के प्राचीन जुगल किशोर सरकार धाम में आयोजित यह महोत्सव श्री कृष्ण भक्ति, संत परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से होता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, संत और श्रद्धालु सहभागिता निभाते हैं। महोत्सव के दौरान देश भर से संत महात्माओं का आगमन होता है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल कथा, सत्संग, भजन और गुरु पूर्णिमा के विविध धार्मिक अनुष्ठान पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। आकर्षक ढंग से सजा जुगल किशोर सरकार धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि पन्ना की यह भूमि श्री कृष्ण भक्ति और वैष्णव परंपरा की समृद्ध विरासत को आज भी उसी श्रद्धा से संजोए हुए है। लोकमानस में पन्ना को केवल हीरों की नगरी ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि के रूप में भी देखा जाता है। यही महोत्सव उस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। संतों का सानिध्य, भागवत की अमृतवाणी और सामूहिक भक्त इस आयोजन को न केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के उत्सव का स्वरूप प्रदान करते हैं।
जुगल किशोर सरकार महोत्सव केवल कथा और अनुष्ठानों का आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का महापर्व है, जहां संत परंपरा, श्री कृष्ण भक्ति और जन आस्था एक साथ मिलकर पन्ना को आध्यात्मिक चेतना के एक जीवंत केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। और यही इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से दवाएं बीमारियों का इलाज करने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन सही जानकारी के बिना वही दवा आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी दवा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की जानकारी देना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर बात की हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव और सह वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर वी कलैसेल्वन से। दवाएं जीवन बचाती हैं, लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट बनकर सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। इलाज तभी सही होता है जब दवा सही हो, दवा की मात्रा सही हो और जानकारी सही हो। एक छोटी सी गोली और बीमारी से राहत की उम्मीद, लेकिन अगर इसे लेकर लापरवाही की जाए तो इसका दुष्प्रभाव आपकी सेहत पर हो सकता है। अगर आपको दवा खाने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो रहा है तो क्या आप उन लक्षणों को पहचान पाएंगे? आज हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। क्या है ये स्थिति, इसके विषय में सतर्क रहना क्यों आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है कि इसे रिपोर्ट किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वी कलैसेल्वन, सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत स्वागत है डॉक्टर कलैसेल्वन। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाएं किसी भी बीमारी को ठीक करती हैं, उन्हें जीवन रक्षक माना जाता है। क्या यही दवाएं सेहत के लिए खतरा भी बन सकती हैं? देखिए, हर दवाइयों के ऊपर बेनिफिट्स भी होती है और रिस्क भी होती है। ज़्यादातर मेडिसिन्स जो है बीमारियों को रोकने के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयों कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके हमें देखना पड़ेगा, प्रॉपरली देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा और उसी इन्फॉर्मेशन और उसी एडवर्स इफ़ेक्ट को कलेक्ट करके हमें एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए हर इंडिविजुअल हर एक दवाई को ऊपर कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी होती है, कम मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रिस्क भी हो सकता है, कुछ नॉन सीरियस भी हो सकती है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी यही रहेगा सारे जो एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट करें, कलेक्ट करें, एनालाइज करें और लोगों को बेनिफिट के लिए दोबारा इस्तेमाल करें। जब कोई भी पेशेंट दवा का सेवन करता है तो उसके पीछे आशा और उम्मीद यही होती है कि वो दवा बीमारी को ठीक करेगी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्थिति क्या है और किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखिए मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादातर मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है या बीमारी की वजह से भी हो सकता है। कई बीमारियों में बॉडी पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, जिसे मान लो आप कैंसर ले लो, कैंसर में वॉमिटिंग जो है डिजीज इटसेल्फ काजिंग द वॉमिटिंग और बॉडी पेन, वो दवाई रिलेटेड नहीं हो सकता है। और दूसरा तरीका से ये होता है एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मेडिसिन ए जो है मेडिसिन बी के साथ नहीं देना चाहिए, वो दे दिया, उसी के कारण एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। सो अलग अलग कारण हो सकता है, कोई भी कारण की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट हो रहा है, सारे जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होने चाहिए। वो रिपोर्टिंग के लिए IPC है, अंडर द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक स्कीम है, पूरा देश भर ये जो लागू कर रखा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आपके माध्यम से ये मैसेज जो है पब्लिक को भी जाना चाहिए। पब्लिक और पेशेंट जो है एंड यूजर्स, पेशेंट कैन एक्सप्लेन द एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेटर देन एनीबडी एल्स। सो इसलिए जो पेशेंट को भी या कंज्यूमर को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं और सब कुछ रिपोर्ट हो। जी, सब कुछ रिपोर्ट होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को समझ आए कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर कोई भी दवा का सेवन करता है,
कब ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि समथिंग इज अनयूजुअल? कौन से वो असामान्य लक्षण हो या स्थितियां हो जिनके होने पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति है, हर इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं मेडिसिन लेते हैं। आपने भी लिया होगा, मेडिसिन लिया होगा। मेडिसिन लेने के बाद, दवाई लेने के बाद कोई भी असुविधा हो या कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है, जिसे मेडिसिन लेने के बाद फीवर हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है दवाई की वजह से ये सारे हो रहा है, लेकिन पेशेंट को मालूम होना चाहिए दवाई लेने के बाद मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो रिपोर्ट करने के लिए कल्चर होना चाहिए। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम किस तरह से कार्य करता है और क्या सिर्फ अगर दवाओं का रिएक्शन है या उसकी प्रॉब्लम है उसी को रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है? केवल दवाइयों का नहीं है, दवाइयों के अलावा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में आपने सुना होगा। डिजीज़ को डायग्नोस करना या प्रिवेंट करना, क्यूर करना मेडिकल डिवाइस यूज़ होता है। इस्तेमाल बहुत सारा मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर से लेके कार्डियक स्टेंट, एक्सरे मशीन, ये सारे जो है मेडिकल डिवाइसेस करके नोटिफाइड है और रेगुलेटेड भी है। सो उसके बारे में हमारा जो मटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया करके फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के अंदर ही ये भी चल रहा है, ये भी लागू किया, पूरा देश पर लागू किया है। सो मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फार्माको विजिलेंस के बारे में मैंने बताया, पीवीपी शॉर्टली बोलते हैं, पीवीपी के अंडर जो है 1250 सेंटर्स जो है वो हॉस्पिटल्स है, वो रिकॉग्नाइज कर रखे हैं हम लोग। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वो रिपोर्ट करें। और दूसरा मटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो देखती है मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स। सो पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए, दवाई को अलावा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करना चाहता है, किस तरह से उसे यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, कहाँ संपर्क किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, कैसे रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग टूल्स भी होना चाहिए, तभी तो पब्लिक पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें शामिल होंगे ना। सो हमारा हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न भी यही है, डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमें जाना है। जो आप जितना भी आप टूल्स देखेंगे, टूल्स और फैसिलिटी सुविधा हमने जो उपलब्ध किया है, फार्माको विजिलेंस हो या मटीरियल विजिलेंस हो, वो डिजिटल इंडिया के अलाइनमेंट में ही है। बहुत आसानी से पब्लिक रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो एक तो हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, 1800-180-3024 है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, 24/7 काम करती है। वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पेशेंट को रिपोर्ट करना, उसमें वॉइस रिकॉर्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और इसमें सबसे बढ़िया फैसिलिटी यही है कि अपना भाषा में बोल सकते हैं। कोई भी पेशेंट हो, मान लो बंगाल से, वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट करना चाहते हैं, वो बंगाली में कर सकते हैं। तमिलनाडु से करना चाहते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं। सो अपना अपना लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज इनबिल्ट टूल है, हेल्पलाइन है, वो अच्छा चल रहा है। दूसरा है हमारा QR कोड। हम लोग हर साल नेशनल फार्माको विजिलेंस वीक करके सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ये फैसिलिटी ने लॉन्च किया, IPC ने लॉन्च किया QR कोड। QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी जो है वेबसाइट में मिल जाएगा, आप इंटरनेट में भी सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हो या QR कोड हो, यूज़ करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है मोबाइल ऐप भी है। आजकल मोबाइल का डिजिटल का एरा है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। सो उसमें मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दोनों में एंड्रॉयड वर्जन भी है, एप्पल वर्जन भी है। तो तब आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा कुछ जीरियाटिक पॉपुलेशन है, ओल्डर पॉपुलेशन है, दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल इन यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। सो ADR रिपोर्टिंग फॉर्म भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारा वेबसाइट से www.ipc.gov.in से फॉर्म भी डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है और कितनी सरलता से आप तक पहुँचा जा सकता है? 1250 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। वहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड टीम भी है, वो भी सपोर्ट करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करती है, हाउ टू रिपोर्ट, हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और उनको बेनिफिट भी देते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस मटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम, उसके अंडर भी 725 सेंटर है, वो सेम जॉब करते हैं जैसे फार्माको विजिलेंस सेंटर करते हैं।
Same work is done by the Material Vigilance Center as well to collect and report the medical device related incidences. जितने भी लोगों को ड्रग रिएक्शन होता है उस एक इंडिविजुअल को लगता है कि मामूली सी बात है और पर्सनलाइज्ड बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसको डील कर लिया जाएगा। क्यों आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दवा खाने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं या कुछ ऐसे असामान्य लक्षण आते हैं तो उन्हें रिपोर्ट किया जाए? जितना ज़्यादा रिपोर्ट हमें मिलता है उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेने में, बेहतर डिसीजन में, मेडिसिन के ऊपर कोई भी बेहतर डिसीजन लेने में हमें मदद करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हर इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम, मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेटेड दवाई हो, रिलेटेड अदर कारण हो, आप रिपोर्ट करें। सो रिपोर्ट करने से ज़्यादा रिपोर्ट आ जाएगा, हमारे लिए डिसीजन मेकिंग भी ईजी हो जाएगा। जी, अगर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग करते हैं या बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से दुष्प्रभाव हो रहे हैं दवा के, तो सेहत को ठीक रखने के यानी हेल्थ प्रिवेंशन में कितना लाभकारी होगा? देखिए, हमारा जो फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, केवल हम लोग ये नहीं देख रहे हैं एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करें, कलेक्ट करें, साथ साथ हमारा डिवीज़न, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिवेंटिव केयर में भी काम करते हैं। सो हमने छोटी सी स्टडी किया था, अराउंड 25 to 30% एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है प्रिवेंटेबल इन नेचर। मेडिसिन ए जो है बी के साथ नहीं देना चाहिए और देने से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। सो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स का हमारा फोकस यही रहेगा, कितना परसेंटेज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। सो प्रिवेंटिव के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रिवेंटेबल एडीआर का भी स्ट्रेटजी बनाया है। हमारा सारा एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स को भी मैसेज भेज रखे हैं, प्रिवेंटिव में भी काम करें, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को प्रिवेंट भी करें, सो दैट द हेल्थ बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द पेशेंट इज रिड्यूस्ड। ये भी हमारा फोकस है। किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के इवेंट को रिपोर्ट करना कितना महत्वपूर्ण है और इसमें सबकी भागीदारी का क्या महत्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका छोटा सा एक स्टेप कई लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखिए, रिपोर्ट करना जरूरी है। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कलई सेल्वन। कोई भी दवा लेने से पहले सिर्फ एक्सपायरी डेट चेक करना ही नहीं, बल्कि उस दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी लेना भी आवश्यक है। ऑनलाइन देखकर दवा लेना, किसी की सलाह पर दवा लेना या फिर अपने डॉक्टर स्वयं बनना यानी सेल्फ मेडिकेशन करना, ये सब आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले जानकारी जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड मत अपनाइए, डॉक्टर की परामर्श से ही सोच समझकर कोई भी दवा खाइए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसे शहर रुद्रप्रयाग आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है और इसकी मनमोहक वादियां और खूबसूरत नज़ारे आपको बार बार आकर्षित करेंगे। तो आप लुत्फ उठाइए नज़ारों का और मुझे और शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।